ओके, कल हमने यहाँ तक ख़त्म किया था। ये है जो एंथैल्पी के अंदर चेंज आता है या एंथैल्पी को मेजर कैसे कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर हमने ये कहा था कि एंथैल्पी चेंज, वो जो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आती है, डेल एच आता है, वो डेल एच पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डेल एच जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होता है? जब सराउंडिंग को हीट दे देता है, और पॉजिटिव कब होता है? जब सराउंडिंग से हीट ले लेता है। ये तो हमने बात कर ली थी कि ये चेंज इन एनर्जी है, ये चेंज इन एंथैल्पी है, कि ऐसे किसी भी रिएक्शन के अंदर जो ओवरऑल चेंज आता है, हम उसकी मदद से जो है वो ओवरऑल एक रिएक्शन के अंदर जो भी ओवरऑल चेंज आता है, हम कहते हैं कि ये उस रिएक्शन की एंथैल्पी है, ठीक है। और ये किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है ना, वो हमें बहुत सी चीज़ें मदद करने करने में मदद देती है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्ज़ोथर्मिक होगा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, और किस किस्म का रिएक्शन होगा, रिएक्शन की नेचर के बारे में पता चल सकता है। लेकिन अभी जो चेंज इन रिएक्शन को जो हम मेजर करते हैं, ये जो चेंज इन रिएक्शन में, दूसरी बात हमने एक बात की थी कि ज़्यादातर हम लेते हैं स्टैंडर्ड को, जो ऊपर मैंने बोला था कि अगर ये ऊपर ज़ीरो का साइन आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो जब जब भी हम किसी रिएक्शन की एंथैल्पी की बात करते हैं, तो हम ज़्यादातर स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, जो हमने ओवरऑल थ्योरेटिकली ली हुई होती है। तो जो स्टैंडर्ड स्टेट्स और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है, वो कैसे मेजर होता है? देखो, आपको पता है कि डेल एच वेरी करता है कंडीशन के साथ। अब देखो, अगर आपने टेम्परेचर है, हीट है, अगर आपने पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ और डेल एच फाइंड करना चाह रहे हो आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इनमें चेंज आएगा, क्योंकि डेल एच वैसे ही हीट से रिलेटेड है, तो टेम्परेचर के साथ तो ये चेंज होगा। और भी अगर आपने रिएक्शन कंडीशन, फिर दूसरी बात हमने अमाउंट की थी। कल मैं आपको बढ़ाते वक्त की बात अमाउंट की कर रही थी कि जितनी ज़्यादा किसी रिएक्शन की अमाउंट होती है, उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा ना, ज़्यादा अमाउंट होगी। तो इसका मतलब है कि कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी या स्टैंडर्ड स्टेट होती है, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है, उसके अंदर जो चेंज हम मेजर कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, तो वो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मेजर हो रहा था। तो वो कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं, तो अब जो ये कहता है कि स्टैंडर्ड, ये कहता है कि स्टैंडर्ड जो स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस, अगर आप गैस ले रहे होते हो तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द एलिमेंट, मतलब फिजिकली मैं नॉर्मली बताती हूँ, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, और प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। कैल्विन में इसको लेते हैं 298 कैल्विन, ये टेम्परेचर होता है, ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है। और हमेशा 1 मोलर सोल्यूशन है तो वो 1 मोलर लिया जाता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं किसी भी रिएक्शन को, ये हम कहते हैं कि ये रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द रिएक्शन है। जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसी तरीके से ये भी वही स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो यहाँ पर भी बताया हुआ है स्टैंडर्ड स्टेट फॉर एलिमेंट, चाहे आप एलिमेंट ले रहे हो, चाहे आप कंपाउंड ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे आप एलिमेंट ले रहे हो, या चाहे आप जो है वो पूरा का पूरा कंपाउंड ले रहे हो, लेकिन उसका आपने क्या लेना है? मोस्ट सूटेबल फिजिकल स्टेट जो है वो 1 atm है, आपने उसको 1 atm लेना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है। स्टैंडर्ड स्टेट फॉर अ सब्सटेंस इन एक्वस सोल्यूशन, और अगर आप उस पानी के अंदर ले रहे हो तो उस सोल्यूशन का 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए। यानी अगर आपने लिक्विड में लेनी है, अगर आपने एक मिनट, अगर आपने कोई भी चीज़, आप रिएक्शन कर रहे हो और उसमें लिक्विड्स ले रहे हो, तो वो लिक्विड्स 1 मोलर होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप वो सॉलिड में ले रहे हो, तो आपने ये याद रखना है कि उसको आपने जो किसी भी चीज़ का जो प्रेशर होगा वो 1 atm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोलर 1 atm आपने लगा दिया, आपके पास एक स्टैंडर्ड रिएक्शन होगा। अब इन स्टैंडर्ड रिएक्शंस पे, इस कंडीशन पे, इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो आप रिएक्शंस करवाओगे, उनकी जो हीट में चेंज आएगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ होंगी, ठीक है। वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी जो इन कंडीशंस के ऊपर वर्क करी होगी, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी। तो ये आप बहुत सारी एंथैल्पीज़ हम मेजर करते हैं। सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
अब बात रिएक्शन की हो रही है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो दोनों स्टैंडर्ड स्टेट्स पर होंगे। और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है कि 1 एटीएम प्रेशर पे होंगे, 1 मोलर उनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन का उस टेम्परेचर होगा। तो जब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन भी, और अगर आप ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन भी, ये दोनों जो हैं ये दोनों 1 मोलर होने चाहिए, दोनों रिएक्टेंट और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी। तो वो कहता है कि दोनों जो है क्या कहते हैं रिएक्शन कंडीशंस में अगर आप देखो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए और उनकी मोलर क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन जिसमें मोलर क्वांटिटीज़ जो है वो मोलर क्वांटिटीज़ ली गई हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भी मोलर क्वांटिटीज़ आई हैं, इक्वेशन बैलेंस है। इस तरह के जो रिएक्शन की चेंज इन हीट आता है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, उसमें मोलर क्वांटिटीज़ आपने रिएक्टेंट की भी मोलर क्वांटिटीज़ ली हैं और दोनों रिएक्टेंट की मोलर क्वांटिटीज़ ली हैं, प्रोडक्ट की भी मोलर क्वांटिटी आई है। तो इसमें जो चेंज इन हीट आएगा इस ओवरऑल रिएक्शन में जो आपके पास एंथैल्पी आएगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी डेल एच, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, जैसे -571.6 किलो जूल आई है। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आई है। बुक से भी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एंथैल्पी चेंज आता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन देयर, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो अपने मोलर क्वांटिटीज़ में होंगी, एज शोन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम कहते होते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी है किसी ओवरऑल किसी रिएक्शन की, पूरी रिएक्शन की ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। फिर देखो आगे आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये क्या होती है जब एक मोलर सब्सटेंस बन रही है। अब क्या होता है कि आपने कुछ भी रिएक्टेंट्स लिए हैं, जैसे हाइड्रोजन लिए है, ऑक्सीजन लिए है और वो वाटर बना रहा है। ठीक है, अब एक वाटर बन रहा है 1/2 होगा। अब एक मोलर चीज़ के बनने में, एक चीज़ को बनने में जो एक मोलर चीज़ 1 मोलर वाटर बना है, तो एक मोल चीज़ बनने में जो हीट चेंज आता है, जो एंथैल्पी आती है उस रिएक्शन की, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और एक बात याद रखना कि ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ये फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं कि शुरू में रिएक्शन की वैल्यू क्या थी और एंड में रिएक्शन की वैल्यू क्या है। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, देखो It is defined as the enthalpy change that accompanies the formation of one, मतलब formation of 1 mole of compound from its elements। जब एक देखो अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट थे और एक 1 मोल ऑफ वाटर बना, तो जब एलिमेंट्स में से जो है वो एक मोल उस चीज़ का बन रहा होता है तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, और की बात जिस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वी राइट द एलिमेंट्स एज द रिएक्टेंट एंड 1 मोल ऑफ द कंपाउंड एज प्रोडक्ट। तो कहता है कि जब आप किसी चीज़ की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर रहे होते हो तो जो उसके आप एलिमेंट्स ले रहे होते हो उसको आप एज अ रिएक्टेंट्स लेते हो। ज़ाहिर सी बात है वो एलिमेंट्स आप इसमें कंबाइन होते हैं तो आपके पास आगे वो प्रोडक्ट बन रहा होता है या कंपाउंड बन रहा होता है। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन या कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, अब ये एलिमेंट है, ये रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है जो कंपाउंड है CO2 प्रोडक्ट है। बस यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं। फिर एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, जैसे H2+1 ऑक्सीजन का हाफ लिया है, इसकी स्टैंडर्ड वेपर फॉर्मेशन -285.8 किलो जूल मोल आई है। फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रही है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन रही है, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन के 3 हाफ यूज़ हो रहा है, तो ये 2 मोल लेने पड़ेंगे इसको, ये तो इसमें जो फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद पूरा एक टेबल आपको दे दिया जिसमें मुख्तलिफ स्टैंडर्ड इनता, जैसे वाटर की स्टैंडर्ड रेट ऑफ फॉर्मेशन बताई हुई है, फिर वाटर की गैसियस फॉर्म में, फिर वाटर की लिक्विड फॉर्म में, अगर वाटर की जो है वो लिक्विड में आ रही है, फिर वाटर की लिक्विड में ही बताई गई है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, फिर अमोनिया की बताई गई है गैसियस स्टेट में, क्योंकि आपको पता है कंडीशंस चेंज होने से एंथैल्पी चेंज हो रही है। तो ये फुल आपके पास ओवरऑल बहुत ज़्यादा एंथैल्पीज बताई गई हैं। आगे आ जाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसमें भी सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ के
किसी भी चीज़ का जब 1 मोल बर्न होगा, किसी भी चीज़ के 1 मोल की बर्निंग में जो हीट चेंज आएगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा। देखो, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई थी, 180 टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 मोलर सब्सटेंस ली और वो जो बर्न हुई है तो उसमें जो हीट चेंज आया उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेफाइट की और डायमंड की बहुत बार आ जाती है, तो ग्रेफाइट और डायमंड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको आनी चाहिए, बाकी सबकी एक बार देख लो, इसकी और इसकी कर लो। For writing thermochemical equation, first and write the 1 mole of the element or a compound and oxygen as a reactant। ठीक है, ऑक्सीजन और इनको एज अ रिएक्टेंट लोगे और वो जब चीज़ का टूट के जो बनेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। ओके, यहाँ से एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे कार्बन की बर्निंग हो रही है इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है ना, कार्बन ने बर्न होना है और इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होना है, तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी है, 393.5 किलो जूल मोल है ये। फिर अमोनिया बर्न हो रहा है इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और साथ वाटर बन रहा है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -890। अब एक चीज़ याद रखो, जब इसकी कंबशन हो रही थी, कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, क्योंकि ठीक है, और यहाँ पर देखो तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर आती है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, इसमें ऐसे होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल था, फॉर एग्जांपल H2 था, फॉर एग्जांपल N2 था, फॉर एग्जांपल Cl2 था। अब ये टूटे, ये H में टूट जाए, ये N में टूट जाए, ये Cl में टूट जाए, जैसे Cl और Cl होता है, ये टूट के Cl नहीं बन जाता होता, तो इस Cl का टूट के Cl बनाने में, अपने आयन बनाने में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको एटोमाइजेशन कहते हैं। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम आर फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। एंड देखो, एक हाइड्रोजन ली है, उसको तोड़ के हमने हाइड्रोजन बना दिए, एक एटम ले ली, ये क्लोरीन थी, इसी है, तो इसमें जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, एनर्जी लेंगे, इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये जितने भी आपने रिएक्शन देखे उनमें ये सब एटोमाइजेशन जो भी है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अपने एटम में टूट जाना। आगे आती है जी स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं और साथ बनता है वाटर, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज आएगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ऊपर ये लग गया तो यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो स्टैंडर्ड, ये इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि जब 1 मोल ऑफ कोई भी एसिड लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेस ले लेते हैं, NaOH है, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ वाटर बनता है। इस रिएक्शन में, इस कंडीशन में जो हीट में चेंज आया उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -57.4 के जॉल मोल। अच्छा, अब वो सी भी देख लेते हैं, कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, वो अमाउंट ऑफ हीट जो निकली है जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस form an acid combined with the 1 mole of OH ion from the base to form 1 mole of water in the standard condition। अब इन्होंने ऐसे क्यों ली है कि एसिड H और OH की बात क्यों की है, क्योंकि जब भी कोई एसिड टूटता है, पानी के अंदर जाता है, तो ये क्या बनता होता है, NaCl बनता है। और एक बात याद रखना, जैसे मैंने जोड़ के NaCl लिखा है, NaCl ऐसे नहीं बनता होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आइंस बनते होते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में तो होता नहीं है। तो फिर इसलिए जब भी हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेते हैं तो हम वाटर के अकॉर्डिंग लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये OH और ये H टूटते हैं और ये आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं और रिएक्शन वैसे भी वाटर में होते हैं, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जब हम लेते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह लेते हैं। अब ये आगे उसके पॉइंट भी से कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आयोनाइज कम्प्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वो जो पानी के अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल ये
जब ये पानी में आता है ना तो ये हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, HCl होता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये इस फॉर्म में फ़ौरन से डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, आयोनाइज हो जाते हैं। Thus when solution of NaOH and Cl are mixed together the only change which occur in the formation of water। तो जब ये अब दोनों के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं और आपने इन दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया, अब ये एक कंटेनर में आ गया, दस्ती से क्या होगा कि ये आप इसमें कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर जो हीट लगती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। Na प्लस OH नेगेटिव इस फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ये इनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है और ये वाटर बनता है, इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। अब आती है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी, यानी कि आपने इस चीज़ को, ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डाला, वो एक सॉल्यूशन बन गया। अब अमोनियम क्लोराइड जैसे ही वाटर के अंदर जाता है वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें पानी के अंदर जाती है आयोनाइज हो जाती हैं, ये हाइड्रोजन को देखकर इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब जैसे ही हम इसको उठाते हैं ये ठंडा हो जाता है, गिलास ठंडा, अमोनियम क्लोराइड को पानी के अंदर डालो ना, गिलास ठंडा हो जाएगा वो, क्योंकि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सराउंडिंग से हीट ले लेता है। HCl को ग्लास के अंदर डालो, ग्लास गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये हीट पैर रिमूव करता है जब ये आयोनाइज होता है। तो अच्छा, ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया। कहता है कि जब एंथैल्पी चेंज आता है, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जब किसी भी चीज़ की 1 मोल को आप डिज़ोल्व करते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो जो चेंज आता है उसको एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। आपने एक अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाला, अब जो चेंज आया, जैसे गिलास ठंडा हो गया, चेंज आया ना, तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन है। फिर आपको सेल्फ असेसमेंट दी गई है और बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इतनी होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल इतनी है। इनकी इक्वेशन लिखनी है आपने, ठीक है। आगे आती है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों लिखा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिलीज होती है। देखो, मुझे पता नहीं तब मैंने पढ़ाया कि नहीं ये एक एटम है, इसके अंदर हमने इस इलेक्ट्रॉन को डालना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर डालते टाइम जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लाइन में बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल लगे होंगे, लेकिन ये पहला इलेक्ट्रॉन जब आप किसी एटम में डालते हो तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम, एक मोल, जैसे क्लोरीन के एक मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ द गैसियस साइन, इट गिव द सिंगल नेगेटिव चार्ज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस तरह की इक्वेशन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आता है। आगे जी लैटिक एनर्जी। लैटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी किसी भी चीज़ के एक मोल जो होता है वो कम, जैसे NaCl होता है, आइंस की फॉर्म में होता है, NaCl अपना लैटिक स्ट्रक्चर बनाता है जब NaCl कंबाइन होता है। तो इस एक मोल के, जब एक मोल का लैटिक स्ट्रक्चर बन रहा होता है या 3D स्ट्रक्चर, लैटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सॉलिड का। ज़्यादातर सॉलिड्स में आते हैं, ज़्यादातर सॉलिड में साल्ट्स के ही लैटिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो इनके एक मोल के 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस साइन, इट इज कॉल्ड लैटिक एनर्जी। जब एक मोल किसी भी आयोनिक कंपाउंड का बनता है, आयोनिक कंपाउंड अपने लैटिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, पूरा कंपाउंड बनता है, तो उसको हम कहते हैं लैटिक एनर्जी। वन स्टैंड। अच्छा, उसके बाद आती है जी बॉन्ड एनर्जी। फिर वही वाली बॉन्ड एनर्जी है कि बॉन्ड की एनर्जी आपको कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। बॉन्ड एनर्जी फाइंड आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, वही वाला डेल एच जो है यहाँ से वो न्यूमेरिकल आता है कि जब भी देखो, ये वाली बात है, बता भी दो, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, और ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड, जब 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, किसी भी एटम का एक मोल जब ब्रेक होता है तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बस यहाँ से इसकी डेफिनेशन ये शॉर्ट में आ सकती है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की एक मोल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ये एक मोल है,
इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, ठीक है। और फिर जब किसी भी चीज़ का एक मोल बन रहा होता है तो उसको हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है जब एक मोल किसी भी सब्सटेंस का बनता है तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ न्यूट्रल एटम फॉर्म्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, वो बॉन्ड एनर्जी होती है। अब डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट सा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी में क्या फ़र्क है। तो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए लगती है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन की ब्रेकेज के लिए, हाइड्रोजन की ब्रेकेज के लिए जो लग रही है। और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कौन सी होती है, या बॉन्ड एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक बॉन्ड बनता है। डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी डिटरमाइन द वेक्शन। अब वही बात है कि क्या डिफरेंस आ रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी हमें, हमने बॉन्ड को तोड़ा, ज़्यादा एनर्जी लगी है, और बॉन्ड बनने में कम लगी है तो वो उसकी एनर्जी होगी, रिएक्शन की एनर्जी होगी। देखो वो डिसाइड करती है कि ओवरऑल रिएक्शन एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज़ किया था या गेन किया था। डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड क्या बॉन्ड एंड द बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन करती है कि रिएक्शन जो है वो ऑब्जर्व करेगा एनर्जी या रिलीज करेगा। फॉर अ केमिकल रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज इज द सम ऑफ, और अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो एंथैल्पी चेंज सम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे डेल एच इज इक्वल टू डेल प्रोडक्ट ओवर डेल जो है वो क्या कहते हैं रिएक्टेंट। अब वो थ्योरेटिकली एक इक्वेशन बताता है कि थ्योरेटिकली अगर आप देखते हो फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करनी है बॉन्ड एनर्जी HCl की, तो HCl बनने के लिए सबसे पहले देखो HCl बनने के लिए H2 + Cl2 कंबाइन होंगे तब जाके हमारे पास HCl बनेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी है 436, ठीक है, किलो जूल, और एक क्लोरीन को तोड़ने की लगी है 243 किलो जूल, ठीक है। अब HCl के लिए कितनी एनर्जी आई है, सबसे पहले हम कहते थे कि आपके पास कोई भी, सबसे पहले तो आप ये देखो दोनों को तोड़ने के लिए दो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आई है, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले आप दोनों, इन दोनों की ये दोनों टूट रहे हैं ना, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, इन दोनों को टूटने में जो एनर्जी लग रही है तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 436 + 243 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 679। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गई है। अब जब ये बनता है ना तो अब यहाँ पर एक देखो इक्वेशन में दोबारा साफ करके लेते हैं, H2 + Cl2 कंबाइन होते हैं HCl, क्या इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, यहाँ भी दो लगे थे, यहाँ भी दो लगे थे, अब भी इक्वेशन बैलेंस है। अब जो फार्मूला होता है ना, अब ये तो दोनों को कंबाइन कर लिया, ये तो बॉन्ड एनर्जी आ गई है। अभी हमने कहा था कि डेल H इक्वल होता है, हमें ये बात पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में से माइनस कर लेंगे हम, जो है वो माइनस कर लेते होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी को, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी भी जिसको हम कह सकते हैं, कहीं पे आपको BE लिखा हुआ आएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड बनने में जो लगी है, रिलीज हुई है। अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दो थी ना, तो सबसे पहले हम इन्हें प्लस, इसको माइनस को उधर ही छोड़ो, सबसे पहले हम इन्हें प्लस करते होते हैं, जैसे हमने इसकी और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बाद इसकी क्या था, HCl था, बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की है ना, तो देखो इन दोनों को पहले हमने प्लस किया, इसीलिए हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, 436 + 243 करेंगे, फिर माइनस। अब HCl के दो बने तो यहाँ पे 2 आएगा, -2 HCl, ठीक है, यहाँ पे चूँकि इसके दो मोल बने थे तो 2 आएगा। इसकी अब हमें पता नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन की साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, 2 डिवाइड कर देंगे। इन्होंने पहले ही इसको घुमा रही है, टोटल एनर्जी, अब बुक वाले ने न्यूमेरिकल कैसे की है, बॉन्ड डिसोसिएशन में टोटल एनर्जी ऑब्जर्व इन बॉन्डिंग इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, जो बॉन्ड इन्होंने ऐसे किया है कि जितनी एनर्जी किसी बॉन्ड की ब्रेकिंग में लगी है, टोटल एनर्जी ऑब्जर्व एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रिलीज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, इनका हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। उसने कंपैरिजन किए 436 + 242 और 2 × 2 मतलब HCl के दो मालिक्यूल बनती, इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मैंने बता दी, तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो इसको इन्होंने एंड में देखा, यानी डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी, इसको बॉन्ड
आपके मतलब ओवरऑल बोर्न एनर्जी आपका पता चल गया कि HCl बना है तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की है 339। इसका मतलब है देखो इनको चाहिए ज़्यादा थी, इसने रिलीज़ कम की है, तो ये क्या होगा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक इसी तरीके से आप जो है वो निकाल लेते होते हो। आगे मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई हैं, वाटर की दी गई है 2H2O + O2 चेंज हुआ है 2H2O में। तो सबसे पहले डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन की भी लगाई है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑक्सीजन की भी लगाई है, और 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो ना, अब यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2H2O, देखो 2H2O लिखा हुआ है, और 2H2O का क्या मतलब है, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और अब ऐसे करते हैं, पहले HOH ये वाटर का फार्मूला होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ था 2। तो जितने 2 2 ज़ा 4, अब 4 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पे ये दोनों 2 2 आते हैं। ये आप कर लेते हो कि 4 हाइड्रोजन है और हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 अच्छा 4 बॉन्ड की बात करें तो ऐसे हमारे पास 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, OH के हमारे पास 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इसीलिए -4 इंटू ये यहाँ से 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो ये इसका 4 लगा होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो फाइंड करने की बात ही हाइड्रोजन की कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के हमने 4 लगा दिए, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर कहते हैं कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी आप पता कर सकते हो, वही जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता चल गई थी, इस तरीके से हमें बॉन्ड एनर्जी पता चल गई है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें 2 रिएक्टेंट की सिर्फ दी हुई है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो हम उस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से पहले बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकाली हमने बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, जैसे यहाँ पे तो गिवन थी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। जब एक ऐसी इक्वेशन आ गई है ना, जैसे यहाँ पे अब हम HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता चल गई थी, हमने निकाली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, अब A और B और A भी बन रहा है। ठीक है, अब पहले तुम A की फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने हमें बताई है कि 436 थी, इसकी हमें बता दी उन्होंने 242 है, ये हमें इसकी एनर्जी नहीं पता, और हमें ओवरऑल बताना है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मदद से ये एनर्जी निकालेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन या एनर्जी ऑब्जर्व जो हुई है, एनर्जी ऑब्जर्व जो हुई है वो बॉन्ड की ब्रेकिंग में, बॉन्ड ब्रेकिंग में, और जो भी एनर्जी रिलीज़ हुई है या बॉन्ड की फॉर्मेशन में, इनको हम इक्वल कर लेते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, और इनको हम प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद हम जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके 2 मोल थे, तो इसके मोल पे इसको डिवाइड कर लिया था, जैसे इसको हमने किया था, ये हमारे पास कितना आ गया था, 679 आ गया था। 679 डिवाइडेड बाई 2 किया था, और यहाँ पे HCl था, जब ये हमने 6 डिवाइडेड बाई 2 किया था, फॉर एग्जांपल 339 हमारे पास आ गई थी HCl की एनर्जी। अब ये एनर्जी आ गई है, तो हमने क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस किया था ना 6, तो ये 679 माइनस 339 हम करेंगे ना, तो हमारे पास जो भी बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगी, समझ आइए। बॉन्ड इस तरीके से कंपैरिजन करते हुए हम एक ही निकाल लेते हैं, और फिर जो ये वाला फार्मूला होता है डेल एच नॉट इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस डेल एच प्रोडक्ट माइनस डेल एच रिएक्टेंट, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, बॉन्ड इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड जिसको मैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट कह रही हूँ, आप इसको बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज भी लगा सकते हो, इस फील्ड में आ जाता होता है। अब वो एक और बात करता है ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर वेरिएबिलिटी पाई जाती है। अब जैसे कि ये सारी बात हम एक की हमें पता होती थी, हम दूसरे की कैसे निकाल लेते थे, H2O2 N2Cl2 में तो हम कर लेते थे, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनकी वेराइबिलिटी पाई जाती है उनमें ऐसा नहीं होता है। कुछ डिवाइडेड बाई 2 जैसे हमने कर लिया था, कुछ को तो ऐसे हम निकाल लेते हैं, ज़्यादातर को हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तो जिसमें ये बताया गया। आगे मेरे ख्याल में ये वाला नहीं है, हीट एंड टेम्परेचर वाला, आगे ऐसे ला, तो ये फिर हम अब कल कर लेंगे।